हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का जो चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के बाद। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी? पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान रचना के क्रम में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं दिल्ली में हुई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति तथा अछूत के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो है स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में जो किए गए कुछ प्रावधान है उसके बारे में हमें चर्चा करना, उस कथन के बारे में देखना है, अर्थात कौन सा सही है कौन सा गलत। रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया, ये तो गलत हो गया। कराधान भी है किसमें? केंद्रीय में। वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसका जो है गलत तो हो गया आपका पहला, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से जो सही है दूसरा तीसरा, अर्थात केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका व्याख्या। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। कौन कौन सा? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसे संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची हम लोग बोलते हैं और समवर्ती भी सूची बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया, जो केंद्र सरकार के अधीन विषय थे। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य पर होती है। जबकि जो समवर्ती सूची है, जिसमें से वन एवं कृषि आदि ऐसे विषय को रखा गया था, जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे, उस पर कानून वगैरह नियम वगैरह बना सकता है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कथन दिया गया है, सॉरी किसी कोटेशन है। तो देखिए, नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्या कथन है? तो नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का।
आगे बढ़ेंगे, इसका देख लेते हैं व्याख्या। संविधान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें मिलान करना था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर घटना दे दिया गया, उसका समय दे दिया गया। तो देखिए पहला घटना क्या है, आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन। तो आंध्र प्रदेश के रूप में जो नए राज्य का गठन किया गया था 1953 में किया गया था। तो ए का हो गया पहला। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, कब सौंपा, तो 1956 में सौंपा गया, क्योंकि पुनर्गठन आयोग बहुत सारा बना था, जैसे धर आयोग, फजल अली आयोग, ये सब बना था। और एक और भी था JVP, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया तीनों इसमें शामिल थे। तो आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का जो गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्य में विभाजन हुआ, अर्थात मुंबई से जो गुजरात का जो हुआ था अलग, कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में। तो सी का हो जाएगा 4। और पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन जो किया गया था यूटी के रूप में, सॉरी चंडीगढ़ भी बना था इसी समय। तो देखिए पंजाब का विभाजन हरियाणा का गठन किया गया था 1966 में, ठीक है। तो मिला लीजिएगा आप इसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। तेलुगु भाषियों के हितों के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करने भूख हड़ताल पर बैठे वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु का 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, तो एक गांधीवादी विचारधारा के एक वयोवृद्ध आदमी थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि कांग्रेस सबको ही जुड़ा हुआ था उस समय, जिससे इतना व्यापक विरोध हुआ था कि केंद्र को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। आंध्र की स्थापना अर्थात आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय की मांगों को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजना पर सबसे अधिक जोर दिया गया, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही दिया गया है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए
नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे अधिक जोर दिया गया। सोवियत संघ की सहायता से स्थापित भिलाई स्थित इस्पात कारखाने जो छत्तीसगढ़ में की स्थापना किया गया तथा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नवस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और किसने किया था? तो देखिए, एक कट्टर विचारधारा के व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। ये किसके थे? आरएसएस के ये सदस्य थे, जो कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं। और ये कुछ ज़्यादा थे, हालांकि अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह। अब देखिए, 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। मतलब वो नहीं चाहता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ अच्छे से रहें। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र में आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। अर्थात जैसे हत्या हो जाता तो हत्या के बाद ही क्या है, जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, 1948 के बाद मैं कर रहा हूँ, एक मिनट यार, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। और क्या था भाषण में? तो देखिए, दोस्तों साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। हरिजनों की असक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की असक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है किसका है? बी.आर. अम्बेडकर का नहीं, एच.जे. खांडेकर का है। एस.जे. खांडेकर का है। एस.जे. खांडेकर देख लेते हैं व्याख्या। एच.जे. खांडेकर संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिन्होंने कहा था हरिजनों की असक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कहा था कि हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये एच.जे. खांडेकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो जो हमारा था ये चैप्टर समाप्त होता है स्वतंत्रता के बाद, चैप्टर नंबर 12। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो क्लास 8 का है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए कोशिश है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस बुक को समाप्त करना, दृष्टि पब्लिकेशन का जो ये एनसीईआरटी सीरीज आता है, उम्मीद है कि सितंबर तक ख़त्म कर देने का। देखिए क्या होता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।